आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। आप जानते हैं किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन होता है एक दिशा में वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ही कम होती है। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं टॉपिक को उसके पहले हम लोगों को एक टर्म समझ लेना चाहिए और वह टर्म है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का क्या मतलब है? अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई मेटालिक कंडक्टर अगर है, ठीक है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर है और इसकी लेंथ एल के बराबर है। ठीक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर्स की तो ये बड़ी खासियत होती है कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी पर्टिकुलर एटम से बंधन में नहीं है लेकिन वो पूरे मेटल में कहीं भी घूम सकते हैं, साथ ही वो पूरे मेटल को छोड़कर नहीं भाग सकते। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चैप्टर के शुरू में भी डिस्कस किया है। अभी नंबर डेंसिटी क्या होती है? नंबर डेंसिटी is the number of free electrons in the conductor per unit volume। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम नंबर डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल n। ठीक है, तो स्मॉल n की यूनिट क्या होगी? The SI unit of n is वॉल्यूम। देखिए, नंबर बाई वॉल्यूम होगा। ठीक है, अगर V वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? n बाई V होगा। ठीक है, इसी को स्मॉल n बोलते हैं। नंबर का कोई यूनिट होता नहीं है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो यह मीटर टू द पावर -3 हो जाएगा। मीटर क्यूब नीचे ही ऊपर जाएगा तो मीटर टू द पावर -3 हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए कि नंबर डेंसिटी का क्या मतलब होता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या ही नंबर डेंसिटी कहा जाता है। तो आइए मेन टॉपिक पर, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीधा कंडक्टर है जिसकी लंबाई L के बराबर है और क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A के बराबर है। इसके सिरों के बीच में इस सेल के द्वारा विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जो है V के बराबर लगाया गया है और इसकी लंबाई L के बराबर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर से इधर चलने लगेंगे और यही बार बार फेंटे जाएंगे तो चार्ज का बहाव होने लगेगा। हम बोलेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितनी बह रही है? I के बराबर बह रही है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब चार्जेस क्या है? ज्यादा बहेंगे। कम समय में तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कम है तो ज्यादा समय में कम चार्ज बहेगा तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसा महसूस होता है कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध होना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल है, और इसी को हम लोग जो है डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं तो क्या होता है? अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। किधर से किधर? पॉजिटिव से निगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव। ठीक है, तो कंडक्टर के भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बल लगने लगा और इस बल के कारण वो इधर से इधर चलने लगे, लेकिन बार बार टक्कर हो रही है।
जिसके कारण वो एक त्वरित गति से न चल करके एक नियत वेग से ही चल पाते हैं, और उसी नियत वेग का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर n क्या है? n है नंबर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब V वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर n के बराबर हैं तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? n बाई V के बराबर होगा। ठीक है, तो ये नंबर डेंसिटी है। ठीक है, अब जरा सा आप मुझे बताइए, एक उदाहरण मैं लेना चाहता हूं। मान लीजिए कि कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, इनकी नंबरिंग भी मैं कह रहा हूं। ठीक, ओके। यहां पर कोई बंदा जो है यहां पर लगा हुआ है, कुछ काम कराना है। 1 2 3 4 लोग, इन लोगों ने लाइन लगाया हुआ है। ठीक है, कब कहेंगे कि सबका काम हो गया? पहले का काम हो गया तो बोलेंगे क्या सबका काम हो गया? दूसरे का काम हो गया तो कहेंगे क्या सबका काम हो गया? नहीं, जब चौथे का काम हो जाएगा तो हम कहेंगे सबका काम हो गया। ठीक है, ओके, और काम संपूर्ण हुआ। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स इसके भीतर हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री अवस्था में, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को गति कितनी मिली है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd के बराबर मिली है, तो सब चलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि यह पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और इसके भीतर सेल ने क्या जनरेट कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में बल लगेगा। माइनस क्या बता, जो बल लग रहा है आपको वह इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में लग रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं तो पहले जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर निकल करके आएगा। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि अगर ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके यहां से आ गया तो इसका मतलब इसके आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए सब निकल चुके होंगे। ठीक है, तो एट ए टाइम किसी क्षण पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? देखिए सिलेंड्रिकल शेप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए के बराबर है और लेंथ कितना है? एल के बराबर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द नंबर डेंसिटी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वी वॉल्यूम इज इक्वल टू वी हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा बताइए? क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू एल। तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन जो भरे हुए हैं वह N इंटू ए इंटू एल होगा, है। ये नंबर डेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये पूरा कंडक्टर का क्या है? ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये जो है एट ए टाइम किसी क्षण पर इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्री अवस्था में भरे हुए हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि यहां वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल गया इसका मतलब आगे वाले सब निकल गए। ठीक है, तो मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे क्योंकि एक समय पर इतने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं इसके भीतर। ठीक है, और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? E होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होगा? नंबर n इंटू ए इंटू एल के बराबर है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? E है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स है और उनमें E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एट ए टाइम इतना चार्ज इसके ऊपर भरा होगा। ठीक है, लास्ट वाला अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया इसका मतलब ये सब आगे वाले निकल गए, मतलब इतना चार्ज इसे पास कर गया। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है वो किस रफ्तार से चल रहा है? vd से चल रहा है, और उसको चलना कितना है? एल लंबाई। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पास होने में कितना समय लगेगा? समय जो लगेगा वह चली गई दूरी बटा स्पीड हो जाएगा। तो इतने समय में इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए जिन्होंने चार्ज इतना बाहर ले गए। ठीक है, तो बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी? इलेक्ट्रिक करंट Q बाई टी हो जाएगी। तो Q इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई डिवाइडेड बाई टी, और टी बराबर क्या है? एल बाई वी टी है। ठीक है, तो एल और एल कट जाएगा, वी डी ऊपर चला जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन
इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी। ठीक है, यही कनेक्शन है बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। कितना सरल है ना। बस आपको करना क्या है कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को आने में कितना समय लगेगा वो निकालना है, यहां वाले इलेक्ट्रॉन को यहां पास करने में कितना समय लगेगा, T इज इक्वल टू L बाई बी डी। उतने समय में इधर आगे भरे हुए सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहां से पास कर जाएंगे। आगे भरे हुए सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पास हो जाएंगे। तो कुल कितना भरे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वह भरे हुए n इंटू ए इंटू एल के बराबर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो वो पास कर देंगे। और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई कर दें तो कुल कितना चार्ज उतने समय में बह जाएगा वो पता चल गया। तो बहने वाला चार्ज मुझे मालूम हो गया और लगने वाला समय मालूम है। तो करंट क्या Q बाई टी से निकाला जाता है, हमने कर दे Q बाई टी, तो हमको मिल गया I इज इक्वल टू N इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी मिल गया। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यह एनसीईआरटी के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड क्या, हर बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर तैयार रखा कीजिए, 3 नंबर में पूछा जाता है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा सावधानी बरतें, थोड़े से प्रीवियस नॉलेज का उपयोग करें, तो हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर सकते हैं। और जब ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर सकते हैं तो हमारे पास 2 हथियार हासिल होंगे। एक है रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा, और दूसरा चीज जो है रेजिस्टिविटी के लिए भी एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं ओम्स लॉ के डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए ओम्स लॉ का डेरिवेशन करते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पर कंडक्टर के सिरों के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाया गया है, और कंडक्टर की लंबाई कितना है, L के बराबर है। तो पोटेंशियल 2 बिंदु L डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो अगर यूनिट डिस्टेंस सेपरेटेड होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V बाई L। और यह पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कंडक्टर के भीतर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो E इज इक्वल टू V बाई L हो गया। आप यह भी जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले टर्म पर कि ड्रिफ्ट E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, तो अब इक्वेशन यहां से E बराबर V बाई L अगर रख दिया जाए तो V D बराबर क्या हो जाएगा, V D बराबर E इंटू टाउ बाई M इंटू E बराबर V बाई L हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में अगर V D की वैल्यू रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, I इज इक्वल टू N इंटू E इंटू A इंटू वी डी मतलब E इंटू टाउ डिवाइडेड बाई M इंटू V बाई L। ठीक है, तो अब देखिए V बाई I निकालिए, V बाई I निकालिए। ठीक है, V बाई I, V को यहीं रखिए, I को यहां ले जाइए और सबको इधर लाइए। तो M बाई क्या हो जाएगा, N इंटू E स्क्वायर, E इंटू E स्क्वायर होगा इंटू टाउ इंटू L बाई A। भैया L इधर आएगा और A नीचे आ जाएगा, तो V बाई I इज इक्वल क्या हुआ, दिस इंटू दिस हो गया। अब आइए देखिए राइट हैंड साइड में, देखिए बाई ओम्स लॉ, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। बाई ओम्स लॉ R इज इक्वल क्या होता है, V बाई I होता है कि नहीं। ठीक है, तो R कांस्टेंट होता है कंडक्टर के लिए, तो अगर R कांस्टेंट अगर आया तो हम कहते हैं क्या, V प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पर देखिए V बाई I हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, जब V बाई I निकाल लिया तो राइट हैंड साइड अगर हम कांस्टेंट प्रूव कर दें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल जो ओम साहब ने कहा था वो बिल्कुल थियोरेटिकली भी सही है ना। यानी हमने V बाई I को अगर कांस्टेंट प्रूव कर दिया तो हमने ओम्स लॉ को प्रूव कर दिया। तो देखिए M क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये तो कांस्टेंट है। सामान्य परिस्थिति में नंबर डेंसिटी किसी भी मेटल में
नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो नियत रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जब तापमान बदलेंगे तो थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है कंडक्टर्स में, बहुत कम ही होता है, तो तापमान थोड़ा बदलेगा भी तो एन में कोई परिवर्तन बहुत विशेष नहीं होगा। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, जब तक तापमान में बदलाव नहीं होगा तब तक रिलैक्सेशन टाइम में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। कंडक्टर की लंबाई कांस्टेंट, तापमान नहीं बदल रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 3 से अगर देखें तो हमें v बाई आई लेफ्ट हैंड साइड में मिला है और राइट हैंड साइड में सब कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है ओम, ठीक है, कांस्टेंट है। तो इसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, दोनों ही ओम्स लॉ को प्रमाणित करते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं विच इज ओम्स लॉ, विच इज ओम्स लॉ, ठीक है। यानी विद द हेल्प ऑफ द कांसेप्ट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने डिराइव कर लिया ओम्स लॉ को। तो भाई ओम्स लॉ को अगर डिराइव कर लिया तो ओम्स लॉ तो कहता है कि v बाई आई इज इक्वल टू आर होता है, लेकिन सर आपने तो ये प्रूव किया कि v बाई आई इज इक्वल टू m बाई n स्क्वायर टाउ इनटू l बाई a, तो ये पूरा मिलकर के r के लिए स्टैंड करता है क्योंकि पूरा कांस्टेंट है। तो यानी हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन भी मिल गया, ठीक है। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 we have r is equal to m by n e square tau into l by a हो जाएगा, r is equal to, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो अगर इनकी तुलना किया जाए तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई n e स्क्वायर टाउ। तो हमारे पास एक्सप्रेशन किस चीज का मिल गया, रेजिस्टिविटी का भी एक्सप्रेशन मिल गया। तो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन ये हुआ और रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन ये हुआ, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखिए, जब भी ओम्स लॉ बोला जाता है तो कहा जाता है कि किसी भी कंडक्टर में जो कंडक्टर के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। या करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेनिंग अनचेंज्ड। तो फिजिकल कंडीशन जैसे आर में देखिए m नहीं बदल रहा है, m नहीं बदल रहा है, e नहीं बदल रहा है, l नहीं बदल रहा है, a नहीं बदल रहा है, लेकिन फिजिकल कंडीशन में सबसे खतरनाक कंडीशन जो है वह है टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलेगा तो रिलैक्सेशन टाइम में बदलाव होगा। कंडक्टर्स में क्यों रिलैक्सेशन टाइम बदलाव क्यों होगा, जैसे मान लीजिए कि ये एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम के एटम्स हैं अरेंज्ड हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे अरेंज्ड हैं कंडक्टर में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर इधर गया, तो ये टकराते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, टकराते हुए, ठीक है। इसीलिए तो उसको ड्रिफ्ट स्पीड से जाना पड़ता है, नहीं तो लाइट की रफ्तार पकड़ लेगा। तो यहाँ रिलैक्सेशन टाइम जो है कुछ है, मान लीजिए एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। लेकिन जब तापमान बढ़ाते तो होता क्या है, होता ये है कि ये एल्युमिनियम के एटम अपनी जगह पर कंपन करने लगते हैं ज्यादा एम्पलीट्यूड से। कंपन तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, तो अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी बढ़ जाती है, तो जो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर स्पीड अगर 2 थी तो अब 4 हो गई, तो समय के डिस्टेंस में तो बदलाव हुआ नहीं, लेकिन स्पीड बढ़ गई तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एल्युमिनियम एटम है और वो वाइब्रेट करके यहाँ तक वाइब्रेशन चालू हो गया टेम्परेचर बढ़ने पर, तो यह इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आकर के टक्कर मार रहा था वह यहाँ पे भी टकरा सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ पर पहुंचा उसी समय ये वाइब्रेट करके यहाँ पर जा चुका है। तो पाथ और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है कंडक्टर्स में। तो जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि हम लोग टेम्परेचर को बदलने नहीं देते हैं जब ओम्स लॉ को लेबोरेटरी में सत्यापित करते हैं तब। और ये भी है कि कंडक्टर में जब वेरीफाई करते हैं तो करंट की वैल्यू जो होती है बहुत ज्यादा नहीं होने देते हैं। क्यों?
क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हो गया तो वो गर्म होने लगेगा, गर्म होने लगेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो आर कांस्टेंट नहीं रहेगा, आर बदल जाएगा, तो v प्रोपोर्शनल टू आई नहीं रह जाएगा, v बाई आई कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपको समझ में आया होगा कि ओम्स लॉ में जो है ये कंडीशन क्यों डालते हैं कि जब फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर अनचेंज रहेगा तभी इसका पालन होगा, क्योंकि वो रिलैक्सेशन टाइम को प्रभावित करेगा। ठीक है, और कंडक्टर्स के केस में रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घट जाती है, अन्य पैरामीटर्स पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो घट जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। उसी तरह रेजिस्टिविटी के बारे में अगर बात किया जाए कंडक्टर के, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अनचेंज, नंबर डेंसिटी अनचेंज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अनचेंज, लेकिन टाउ अगर कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी निश्चित रूप से किसी मटेरियल का गुण होता है, बट ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। 20 डिग्री सेल्सियस पे जो कॉपर का रेजिस्टिविटी है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पैरामीटर दिखा रहा है कि टाउ घटेगा तो रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मेटल्स में रेजिस्टिविटी में बढ़त देखी जाती है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपसे डेरिवेशन आर के लिए एक्सप्रेशन का डेरिवेशन भी पूछ सकता है, रेजिस्टिविटी के लिए भी डेरिवेशन पूछा जा सकता है। ये वाइवा ओसी में इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई कंडक्टर में जो है कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशनशिप है। तो टेम्परेचर तो यहाँ कहीं आ ही नहीं रहा है, लेकिन टेम्परेचर किसको प्रभावित करेगा, टाउ को प्रभावित करेगा। टाउ को कम कर देगा टेम्परेचर बढ़ने पर तो रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। खास तौर से उन बच्चों को जिनको मीटर ब्रिज या मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट या पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट मिलता है, उनसे इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसका ध्यान। अब अगर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए तो इसमें देखिए m यूनिवर्सल कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी किसी मेटल के लिए कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता टेम्परेचर से, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन टाउ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और टाउ में छुपा हुआ है क्या, टक्कर। ठीक है, टाउ में छुपा हुआ है टक्कर। अगर टक्कर बार 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 हो रहा है, मतलब फट से गए टक्कर हो गया, फट से गए टक्कर हो गया, यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या है, कम है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के जन्म के पीछे क्या कारण है, इलेक्ट्रॉनों को चलने पर जो टक्कर होती है वो कारण। टक्कर सीधे सीधे इस एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा है, लेकिन वो टाउ में छुपा हुआ है, क्योंकि ज्यादा टक्कर हुआ तो टाउ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, उसमें चार्ज को बहने में कठिनाई का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा बारीक बिंदु था, तो इसको आप किताब से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। हमने 3 चीजें पढ़ाई। पहली चीज हमने पढ़ाया डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरी चीज हम लोगों ने ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया, और तीसरी चीज जो है रेजिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला इन टर्म्स ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम, और साथ ही साथ डिस्कस किया कि कैसे कोलिजन के जरिए किसी मटेरियल में रेजिस्टिविटी का जन्म हो रहा है या रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के पीछे का कारण है कोलिजन, टक्कर, एक ही चीज जिम्मेदार है।